नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी खबरों की गहराई में उतरेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं। तो आज की बातचीत इन घटनाओं के पीछे छिपे बड़े मतलबों को खोजने के बारे में है। तो चलिए खेल की दुनिया से ही शुरू करते हैं। इस हफ्ते कई बड़े कीर्तिमान बने हैं। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में पहला शतक आ गया है और ये नेट साइवर ब्रंट के बल्ले से निकला है। अरे वाह! हाँ, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 57 गेंदों में 100 रन बना डाले। ये WPL के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। WPL जैसी जो नई लीग होती है ना, उनके लिए इस तरह के माइलस्टोन मोमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। ये ना सिर्फ दर्शकों को खींचते हैं बल्कि स्पॉन्सर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, सबको दिखाते हैं कि लीग में इंटरनेशनल स्टार पावर है, एक ऐसी खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकती है। तो हाँ, ये शतक WPL की कमर्शियल वायबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है और बाकी खिलाड़ियों के लिए भी एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। सही बात है। और लीग की ही बात करें तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग का फाइनल भी हो गया है। कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका दूसरा खिताब है। हाँ, और ये दिखाता है कि 2013 में शुरू हुई ये लीग अब मैच्योर हो रही है। जब टीमें बार बार खिताब जीतती हैं तो एक तरह की लेगेसी बननी शुरू हो जाती है ना, फैन बेस मजबूत होता है। और कलिंगा लांसर्स का भुवनेश्वर में अपने होम ग्राउंड पर जीतना वो उस शहर में हॉकी के कल्चर को और भी गहरा करेगा। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि एक शहर की जो हॉकी पहचान है उसको मजबूत करने जैसा है। टीम की जीत से अब एक ऐसे व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर आते हैं जो लगभग अकल्पनीय लगता है। नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 400 मैच? हाँ, 400 मैच। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 400 टूर्नामेंट नहीं बल्कि 400 मैच जीतना है। यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। ये एक अलग ही स्तर की बात है। ग्रैंड स्लैम में 400 मैच जीतने का मतलब है कि लगभग 2 दशकों तक साल दर साल हर तरह की सतह पे क्ले, ग्रास, हार्ड कोर्ट कंसिस्टेंटली टॉप लेवल पे परफॉर्म करना, ये उनकी फिजिकल और मेंटल इंड्योरेंस का मुझे लगता है सबसे बड़ा सबूत है। ये रिकॉर्ड दिखाता है कि क्यों जोकोविच को सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है। ये प्रतिभा से ज्यादा लॉन्ग टर्म डेडिकेशन की कहानी है। और इन खिलाड़ियों को चमकने का मौका उन लोगों की वजह से मिलता है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। और इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट प्रशासन के एक बहुत बड़े नाम इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ये दुखद खबर है। बिंद्रा जी का योगदान बहुत बड़ा था। वो BCCI अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम था 1987 के क्रिकेट विश्व कप को इंग्लैंड से बाहर निकालकर भारत और पाकिस्तान में आयोजित करवाना। हाँ, उस समय ये सोचना भी मुश्किल था। बिल्कुल, उन्होंने साबित किया कि उपमहाद्वीप भी इतने बड़े इवेंट की मेजबानी कर सकता है। मोहाली स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखना उनके इसी विजन को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार किया था। बिंद्रा जी जैसे प्रशासकों ने भारतीय खेल को ग्लोबल स्टेज पर लाने में मदद की और इसी ग्लोबल स्टेज पर आज एक और बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA में, जहां कतर के शेख जुआन बिन हमद अल थानी को नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये नियुक्ति भी आप देखें तो एशियाई खेल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। भारत के रणधीर सेन जो पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। अब कतर के शेख का आना ये दिखाता है कि मध्य पूर्व के देश, खासकर कतर, विश्व खेल प्रशासन में कितने प्रभावशाली होते जा रहे हैं। हाँ, फीफा वर्ल्ड कप के बाद तो ये और भी साफ हो गया है। सही बात है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की सफल मेजबानी की है और अब वो ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। ये नियुक्ति उसी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा लगती है। ये तो हुई स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में सॉफ्ट पावर की बात, लेकिन कूटनीति का एक और रूप भी देखने को मिला जब भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन थाईलैंड के बंदरगाह पर पहुंचा। ऐसी नौसैनिक यात्राएं सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नहीं होती, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना एक प्राथमिकता है। अच्छा, और हमारा उनके साथ कोई सैन्य अभ्यास भी होता है? हाँ, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री नाम का सैन्य अभ्यास भी होता है। तो ये यात्रा उस दोस्ती और आपसी विश्वास को और पुख्ता करती है। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तकनीक की दुनिया में चलते हैं, जहां चीन से एक खबर आई है जो सुनने में किसी साइफाई मूवी जैसी लगती है।
वहां दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज यानी CAS प्लांट शुरू हो गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सचमुच हवा को एक विशाल गुफा में बंद करके उसे एक बड़ी बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से बिल्कुल यही है। यूं समझिए कि जब सोलर या विंड से जरूरत से ज्यादा बिजली बन रही हो तो उसे बर्बाद करने के बजाय हम उससे बड़े बड़े कंप्रेसर्स चलाते हैं और हवा को जमीन के नीचे नमक की गुफाओं में या बड़े टैंकों में बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर कर लेते हैं। अरे वाह! फिर जब शाम को या जब हवा नहीं चल रही हो और बिजली की डिमांड बढ़ती है तो बस वॉल्व खोल दीजिए और वही हाई प्रेशर हवा टरबाइन घुमाकर तुरंत बिजली बना देती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो सबसे बड़ी समस्या है ना कि वो 24 आवर्स उपलब्ध नहीं होती, उसका एक बहुत ही शानदार समाधान है। और चीन का इसे इतने बड़े स्केल पर करना ग्लोबल एनर्जी फ्यूचर के लिए एक बड़ा कदम है। इतने बड़े नेशनल प्रोजेक्ट से अब जरा उन योजनाओं पर आते हैं जो सीधे गली मोहल्ले के आम इंसान से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने केरल से PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये खास तौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाने के लिए। इन छोटे व्यापारियों को इनको बैंकों से लोन मिलना लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। ये कार्ड उन्हें 10,000 रुपए की शुरुआती क्रेडिट लिमिट देता है जिसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी है। ये उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने और उनके बिजनेस को एक वित्तीय स्थिरता देने की कोशिश है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें मतलब इन छोटे व्यापारियों के कर्ज के जाल में फंसने का भी कोई खतरा है, ओवर इंडेटेडनेस का? ये एक बहुत जायज चिंता है और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें एक शर्त रखी गई है। ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन वेंडर्स को मिलेगा जिन्होंने PM स्वनिधि योजना के तहत लिए गए पहले 2 लोन समय पर चुका दिए हैं। अच्छा, तो एक तरह का फिल्टर है ये? बिल्कुल, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करता है। तो ये एक फिल्टर की तरह काम करता है ताकि क्रेडिट उन तक पहुंचे जो इसे संभालने में सक्षम है। लेकिन हाँ, जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी होगी ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। और एक और दिलचस्प ग्रासरूट्स आइडिया उत्तर प्रदेश से है, जहां एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक जनपद एक उत्पाद मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ही तर्ज पर है। इसका मकसद है कि हर जिले के जो पारंपरिक और खास व्यंजन हैं जो शायद वहीं के लोग जानते हैं, उन्हें एक पहचान दिलाना। जैसे कहीं की कोई खास मिठाई, कहीं का कोई नमकीन या कोई पारंपरिक खाना। योजना के तहत स्थानीय रसोइयों को रजिस्टर किया जाएगा, फूड क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जाएगी और फिर ई-कॉमर्स के जरिए उसे देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो अनुभव रहा है वो बताता है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चैलेंजेस आते हैं। क्या खाने पीने की चीजों को स्टैंडर्डाइज करना और उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाना वाकई इतना आसान होगा? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होगा, खासकर फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर। लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये लोकल कल्चर को बचाने, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने और फूड टूरिज्म को बढ़ावा देने के बारे में है। अगर ये सफल होता है तो ये छोटे शहरों के लिए आय का एक नया जरिया बना सकता है और उनकी एक यूनिक पहचान भी स्थापित कर सकता है। चुनौती बड़ी है लेकिन कोशिश बहुत दिलचस्प है। व्यक्तिगत स्तर पर पहचान बनाने की बात करें तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। ये पुरस्कार दुनिया भर में उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जिनका काम समावेशी हो और समाज पर गहरा असर डाले। जब भी कोई भारतीय पहली बार ऐसा कोई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतता है तो ये दिखाता है कि भारतीय रिसर्चर्स अब ग्लोबल स्टेज पर कितना अहम योगदान दे रहे हैं। ये भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए गर्व का क्षण है। अब एक ऐसे दिन की बात करते हैं जो हमें हमारी दुनिया को समझने और उसे बचाने के लिए प्रेरित करता है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस यानी नेशनल ज्योग्राफिक डे मनाया गया। हाँ, यह दिन 1888 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ भूगोल का दिन नहीं है। आज के समय में इसका महत्व और भी ज्यादा है क्योंकि यह हमें विज्ञान, वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण की याद दिलाता है। 2025 की जो थीम थी वो थी ग्रह के भविष्य की रक्षा के लिए उसका अन्वेषण। ये संदेश बहुत साफ है, सिर्फ दुनिया को एक्सप्लोर करना काफी नहीं है, उसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और भविष्य की रक्षा करने के कई आयाम हैं, जिनमें से एक देश की आंतरिक सुरक्षा भी है।
इसी से जुड़ी एक अहम खबर झारखंड से है, जहां ऑपरेशन मेगा बुलू के कारण सारंडा का जंगल चर्चा में रहा। यहाँ संदर्भ बहुत जरूरी है। सारंडा, जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, एक विशाल और घना जंगल है और दशकों से नक्सलवाद का एक बड़ा गढ़ रहा है। अच्छा। ऑपरेशन मेगा बुरू सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस का एक बहुत बड़ा संयुक्त अभियान था, जिसका मकसद इस इलाके को माओवादी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कराना था। इस अभियान में 17 माओवादी मारे गए। ये केंद्र सरकार के 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लक्ष्य का एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि अब सुरक्षा बल इन इलाकों में निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज हमने खेल में व्यक्तिगत महानता से लेकर देश की सुरक्षा के लिए चलाए गए एक बड़े अभियान तक की बात की। ये सब दिखाता है कि हर स्तर पर, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामुदायिक हो या राष्ट्रीय, नए मानक गढ़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे 29 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? Who will be awarded the Indira Gandhi Peace, Disarmament and Development Award 2025? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट